हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम मैथ कुछ ऐसे भौतिक प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों। आई होप आप सब नोट्स लेके बैठे होगे मेरे दोस्तों। अगर नहीं लेके बैठे हो तो नोट्स लेके बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पे जितने प्रश्न करवाए जा रहे हैं सब आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। इसलिए एक एक प्रश्न को अपनी नोट्स में नोट करते रहो ताकि एग्जाम के टाइम आप एक अच्छी रिवीजन कर सको मेरे दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए मेरे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चे जो इस बार बोर्ड परीक्षा में अपीयर करने वाले हैं वो भी इसका लाभ ले सके और अपनी अच्छी तैयारी कर सके मेरे दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारे सीरीज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है a is equal to bq plus r में यदि a is equal to 37, b is equal to 4 तथा r is equal to 1 तो q बराबर है। ऑप्शन से मेरे दोस्तों 9, 54, -45 एंड 30। इन चारों ऑप्शंस में से आपको कौन सा एक ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है मेरे दोस्तों। गलत नहीं करेंगे। एक एक प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे दोस्तों। आप गलत नहीं करोगे। एक एक नंबर जो इस पे मिलने वाला है आपको वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा मेरे दोस्तों। आप तुक्का नहीं मारोगे, गलत नहीं करोगे। एक एक प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करके समझ करके फिर आप ऑप्शन पे टिक करो मेरे दोस्तों। क्या दिया गया है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर दिया गया है। यूक्लिड डिवीजन लेमा दिया गया है मेरे दोस्तों। इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर दिया गया है। a की वैल्यू 37 है, 37 पुट कर दीजिए। v की वैल्यू कितनी है? 4 है, 4 पुट कर दीजिए। q की वैल्यू कितनी है ये आपसे पूछ रहा है। r रिमाइंडर कितना है मेरे दोस्तों? 1 है। दे दीजिएगा। ए क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा में? ए क्या होता है मेरे दोस्तों? ये आपका डिवाइडेंड होता है। ए क्या होता है? डिवाइडेंड होता है। वी क्या होता है? डिवीजर होता है। क्यू कोशिएंट होता है और आर आपका रिमाइंडर होता है मेरे दोस्तों। डिवाइडेंड 37 दिया था, डिवीजर आपका 4 दिया है, कोशिएंट आपसे पूछ रहा है और रिमाइंडर आपका 1 दिया है मेरे दोस्तों। सॉल्व करके आपको क्यू की वैल्यू बतानी है। बहुत आसान है, आप एक एक प्रश्न को बहुत आराम से हल करके कर सकते हैं मेरे दोस्तों। ये प्लस में इधर आएगा माइनस में। 37 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा मेरे दोस्तों। 37 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा मेरे दोस्तों? 36 बचेगा। 36 इज इक्वल टू 4 ये मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में मेरे दोस्तों इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी q इज इक्वल टू 36/4 हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, यानी q की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों? 9 हो जाएगी। क्वोशिएंट कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 9 हो जाएगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए यानी कि 9। इफ a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, a की वैल्यू 37 है, b की वैल्यू 4 है, रिमाइंडर आपका 1 है, तो क्वोशिएंट कितना होगा मेरे दोस्तों? 9 होगा। आप एक एक प्रश्न को अच्छे से समझ करके हल करके तब आप ऑप्शंस पे टिक करोगे मेरे दोस्तों। गलत नहीं करना है। एक एक नंबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों। आई होप आपको पहला प्रश्न समझ में आया होगा। देखते हैं दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है 5, 15 एंड 20 के लासा और मासा का अनुपात होगा। आपसे क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्तों कि 5, 15 एंड 20 के एलसीएम और एचसीएफ का जो रेशियो होगा, एलसीएम यानी कि लासा, मासा यानी कि एचसीएफ, यानी कि 5, 15, 20 के एलसीएम और एचसीएफ का जो रेशियो होगा वो कितना होगा मेरे दोस्तों। आइए चेक कर लेते हैं। 5, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा मेरे दोस्तों? एलसीएम की बात कर लें तो एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। कितना होगा मेरे दोस्तों? 60 होगा। एचसीएफ की बात कर लें तो एचसीएफ कितना होगा मेरे दोस्तों? एचसीएफ कितना होगा? 5 होगा। एचसीएफ कितना होगा? 5 होगा। मैं आपको एलसीएम का मतलब बता देता हूं। एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या मेरे दोस्तों जो 5, 15 और 20 के टेबल में आ जाए वही एलसीएम कहला जाए। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या मेरे दोस्तों जो 5, 15 और 20 से क्या हो जाए? डिविजिबल हो जाए, वही इनका एलसीएम होगा, वही इनका लासा होगा मेरे दोस्तों। तो 60 ही है जो 5 से भी डिविजिबल है, 15 से भी डिविजिबल है और 20 से भी डिविजिबल है। छोटी से छोटी संख्या जो तीनों से डिविजिबल है कौन है? 60। तो ये तीनों का आंसर कितना हो गया मेरे दोस्तों? 60 हो गया।
5, 15, 20 HCF। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को GCF भी बोलते हैं मेरे दोस्तों, GCF भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि वह बड़े से बड़ा फैक्टर, वह बड़े से बड़ा फैक्टर जो 5 को भी डिवाइड कर दे, 15 को भी डिवाइड कर दे, 20 को भी डिवाइड कर दे। इन तीनों में सबसे बड़ा फैक्टर कौन है? 5, 15, 20 में सबसे बड़ा फैक्टर कौन है मेरे दोस्तों? जो तीनों को डिवाइड कर देगा, जो तीनों को क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा मेरे दोस्तों। ऐसा बड़ा फैक्टर कौन है? इन तीनों का ऐसा कौन सा बड़ा फैक्टर है जिससे ये तीनों डिविजिबल हैं? तो वो 5 है मेरे दोस्तों। कौन है जी? बिल्कुल 5 है। आपको एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो चाहिए, एलसीएम एचसीएफ का रेशियो चाहिए मेरे दोस्तों। 60 और 5 कितना हो जाएगा? 5 1 जा 5 और 12 5 जा 60 होता है मेरे दोस्तों। तो रेशियो क्या निकल के आ जाएगा? 12:1, 12:1, 12:1। 5, 15 एंड 20 के एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो कितना होगा मेरे दोस्तों? 12:1 होगा। राइट ऑप्शन नंबर डी, 12:1। आई होप समझ में आया होगा मेरे दोस्तों, कर लीजिए। चलिए देखते दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? आपके ऑप्शन है मेरे दोस्तों 2⁴ इंटू 3⁴, 2⁻³ इंटू 3⁻3, 2⁵ इंटू 3, 2 इंटू 3⁵5। ये आपके चार ऑप्शन है मेरे दोस्तों। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा एक ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है मेरे दोस्तों। 96 के प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहा है, 96 के अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहा है मेरे दोस्तों। अगर 96 का अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा तो इनका फैक्टर प्राप्त होगा। इन चारों ऑप्शंस में से कौन से एक ऑप्शन के रूप में होगा मेरे दोस्तों? 96 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर जो इसके फैक्टर्स मिलेंगे, इन चारों ऑप्शंस में से कौन से एक ऑप्शंस के रूप में होंगे ये आपको बताना है मेरे दोस्तों। आइए देखते हैं, आइए इसके फैक्टर कर लेते हैं हम लोग। 96 के फैक्टर कर लेते हैं मेरे दोस्तों। तो क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देख लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 इंटू 3 कितना हो गया मेरे दोस्तों? 96 हो गया। आप जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे मेरे दोस्तों तो आपको यही टर्म मिलेगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं मेरे दोस्तों। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 3 जा 96 मेरे दोस्तों। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे दोस्तों। इसको चेक कर लेंगे। 2⁵ इंटू 3 हो गया मेरे दोस्तों, यानी कि राइट ऑप्शन नंबर सी 2⁵ इंटू 3, 2⁵ इंटू 3 मेरे दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा, कर लीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारा चौथा प्रश्न है 0.0875 को P/Q के रूप में व्यक्त करने पर Q का मान होगा। 0.0875 को जब हम रेशनल नंबर में चेंज करते हैं, P/Q के फॉर्म में चेंज करते हैं मेरे दोस्तों, तो Q की वैल्यू कितनी होगी ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है मेरे दोस्तों 70, 80, 90, 35। 70, 80, 90, 35। इन चार ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है मेरे दोस्तों। तुक्का नहीं मारेंगे, गलत नहीं करेंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझ करके हल करके तब आप ऑप्शन पे टिक करोगे मेरे दोस्तों, क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक एक नंबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। चलिए देखते हैं 0.0875 है। सबसे पहले इसको P/Q के फॉर्म में करेंगे मेरे दोस्तों। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, 7 दशमलव प्रसार है मेरे दोस्तों। 1 2 3 4 डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स है, डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स है मेरे दोस्तों। इसको हम क्या करेंगे, इसे P/Q के फॉर्म में करने के लिए हम क्या करेंगे, 10,000 से मल्टीप्लाई और 10,000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स है, इसलिए 10,000 से मल्टीप्लाई 10,000 से डिवाइड हुआ मेरे दोस्तों। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर बचेगा 875 और नीचे आपका 10,000। ऊपर डेसिमल हट जाएगा, 875 अपॉन 10,000 बचेगा मेरे दोस्तों। आइए कट पिट करते हैं इसको। 5 1 जा 5, आइए कट करते हैं मेरे दोस्तों। 5 1 जा 5,
3 बच गया 37 हो गया, 5 7 जा 35, 2 बच गया 25 हो गया, 5 5 जा 25 कट गया नीचे, 5 2 जा 10 और 3 0 बचा है मेरे दोस्तों कि 2000 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। अभी भी ये कट रहा है मेरे दोस्तों, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, यहाँ नीचे क्या 5 4 जा 20 और 2 0 और बचा है मेरे दोस्तों। अभी भी ये कट रहा है, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40 और एक 0 बचा था कि 80। P बाई Q के फॉर्म में जब हमने किया मेरे दोस्तों तो P की वैल्यू मिली है 7 और Q की वैल्यू मिली है 80, लेकिन राइट ऑप्शन नंबर बी 80 हो जाएगा मेरे दोस्तों। 0.0875 को जब हम P बाई Q के फॉर्म में करेंगे, रेशनल नंबर में चेंज करेंगे मेरे दोस्तों, तो Q की वैल्यू कितने मिलेगी, 80 मिल जाएगी मेरे दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा, कर लीजिए। चलिए देख लें दोस्तों, हमारा 5वां प्रश्न है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 तथा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 के हल हैं। आपके ऑप्शन से मेरे दोस्तों, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू माइनस 1, y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू माइनस 1, y इज इक्वल टू 2। मेरे दोस्तों दो समीकरण दिए गए हैं और ये दोनों दो चरों वाले रैखिक समीकरण है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन ने कहा है कि इनके सॉल्यूशंस होंगे, अर्थात x और y के वैल्यूज होंगी। कौन सी वैल्यूज होंगी मेरे दोस्तों, ये आपके 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है। गलत नहीं करोगे, तुक्का नहीं मारोगे, आप एक एक प्रश्न को अच्छे से हल करके समझ करके फिर आप ऑप्शंस पे टिक करोगे मेरे दोस्तों। आइए देखते हैं वो दो समीकरण क्या क्या दिए गए मेरे दोस्तों। एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और दूसरा है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये दो आपके दो इक्वेशन है मेरे दोस्तों, ये दो इक्वेशन हैं, दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण है मेरे दोस्तों। x और y दो चर यूज हुए हैं इसमें, इसलिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण क्यों है मेरे दोस्तों, क्योंकि यहाँ वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। वो रैखिक समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा या त्रिघात समीकरण होता है, डिपेंड करेगा कि जो आपका वेरिएबल यूज हुआ है ना उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है। यहाँ पे मैक्सिमम पावर मेरे दोस्तों 1 है, इसलिए लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है। क्योंकि दो वेरिएबल्स यूज हुए हैं इसलिए लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन कितने वेरिएबल्स में है, 2 वेरिएबल्स में, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है मेरे दोस्तों। ये दोनों दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण है मेरे दोस्तों। इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यूज आपको बतानी है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है मेरे दोस्तों। आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, 2 1 3, 3 बराबर 3, एक इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया ना, 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 बराबर 3 हो गया, एक इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। लेकिन हाँ जरूरी नहीं है कि जो आप एलिमिनेशन लगा रहे हो ना, जो आप सोच रहे हो केवल एक ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जी नहीं, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होता है। दोनों इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है मेरे दोस्तों तो आपने जो माना है ना वो आपका सही है। आइए दूसरे इक्वेशन पर चेक कर लें, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, 6 में से 2 जाएगा 4 बच जाएगा, भाई दूसरा वाला भी सेटिस्फाई हो गया, यानी कि x बराबर 2 y बराबर 1 के लिए ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइंग है, यानी राइट ऑप्शन नंबर 1 x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा मेरे दोस्तों। मैं इसे आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूं मेरे दोस्तों। देखिए y प्लस में है 2y माइनस में, अगर इन दोनों के कोएफिशिएंटों को बराबर करके हम जोड़ दें तो ये कट जाएंगे ना मेरे दोस्तों। तो इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और जोड़ देंगे किसको, इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 को जोड़ देंगे मेरे दोस्तों, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 हो गया ना मेरे दोस्तों। इधर क्या हो गया, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ऐड कर रहे हैं, ये कैंसिल आउट, 3 और 2 5x, 6 4 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, x इज इक्वल टू 2 आ गए मेरे दोस्तों। जब x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्वाभाविक है y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा भाई, क्योंकि प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 3 माइनस x 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। राइट ऑप्शन नंबर ए, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा
है मेरे दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा। आप ऑप्शन से करोगे ना, जब आप ऑप्शन से करोगे ना तो जो वैल्यूज आप पहले ले रहे हो उससे दोनों इक्वेशन को आपको सेटिस्फाई कराना होता है। अगर दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया तो आपका तो राइट ऑप्शन वही हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं केवल एक इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होने चाहिए। जो ऑप्शन आप ले रहे हो ना, जिस ऑप्शन से आप कर रहे हो ना, दोनों इक्वेशन को क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए मेरे दोस्तों। तो हमने देखा कि x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 से दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा था, तो हमारा राइट ऑप्शन वैसे भी x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 हो जाता। बट आपको समझाने के लिए मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व भी कर दिया मेरे दोस्तों। आइए समझ में आया होगा। देखते हैं दोस्तों, हमारा 6वां प्रश्न है के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 तथा 5x प्लस ky इज इक्वल टू 15 के अनंत हल होंगे। क्वेश्चन ने क्या कहा मेरे दोस्तों कि कोई दो चर वाले फिर दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं, उनमें से एक वेरिएबल का कॉफिशिएंट दिया गया है के, उनमें से एक वेरिएबल का कॉफिशिएंट कितना दिया मेरे दोस्तों के, तो इसके के की किस वैल्यू के लिए, इस के की किस वैल्यू के लिए इन दोनों के जो सॉल्यूशंस होंगे ना मेरे दोस्तों वो इनफाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट यानी कि ढेर सारे होंगे, अनंत हल होंगे मेरे दोस्तों, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इन दोनों के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। के की किस वैल्यू के लिए मेरे दोस्तों, आपके ऑप्शन है 5, 10, 6 एंड 2। चारों ऑप्शंस में से कौन सा एक ऑप्शन से होगा मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपको कंडीशन पता है मेरे दोस्तों, जब किन्हीं भी दो रैखिक समीकरणों के, जब किन्हीं भी दो लीनियर इक्वेशन जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं ना, उनके अपरिमित रूप से अनंत हल कब होते हैं, जब वो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 इस कंडीशन को फॉलो करें। जब वेरिएबल्स के कॉफिशिएंट जो होते हैं इस कंडीशन को फॉलो करें, यानी कि x के कॉफिशिएंट का रेशियो इज इक्वल टू y के कॉफिशिएंट का रेशियो इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं ना मेरे दोस्तों, तब इनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। रेखाएं संपाती होती हैं, कोइंसिडेंस लाइन होती है मेरे दोस्तों, तो उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कोइंसिडेंस लाइन का मतलब होता है मेरे दोस्तों कि एक के ऊपर एक चढ़ के जाने वाली होती है। तो एक किस वैल्यू के लिए अनंत हल होंगे ये आपको बताना है मेरे दोस्तों। इस कंडीशन को ये फॉलो करेंगे क्योंकि अनंत हल होंगे। आइए देख लेते हैं, यहाँ पे कॉफिशिएंट कितना है, 1 है, यहाँ पे कॉफिशिएंट कितना है, 5 है, तो 1/5, तो ये हो गया मेरे दोस्तों इज इक्वल टू b1 कितना है, 2 है मेरे दोस्तों, b2 कितना है, k है, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू c1 कितना है, 3 ले सकते हो, c2 कितना है, 15 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सॉल्व कर लेंगे। आप यही कंडीशन देख लीजिए, ये तीनों आपस में बराबर है, 1/5 इज इक्वल टू 2/k इज इक्वल टू 3/15, सब आपस में बराबर है, तो कोई भी दो कंडीशन लेके आप कर सकते हो। k का 1 में करेंगे मेरे दोस्तों k हो जाएगा, 5 का 2 में करेंगे 5 2 10, k की किस वैल्यू के लिए इनके मेनी सॉल्यूशंस होंगे मेरे दोस्तों, k इज इक्वल टू 10 के लिए इनके मेनी सॉल्यूशंस होंगे। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 हो जाएगा मेरे दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा, कर लीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारा 7वां प्रश्न है, यदि शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की दिशा में नाव की चाल होगी। क्वेश्चन ने क्या कहा मेरे दोस्तों कि किसी शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, किसी शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है मेरे दोस्तों, तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी होगी मेरे दोस्तों, ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। आपके ऑप्शन है मेरे दोस्तों x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा, y माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा, x अपॉन y किलोमीटर प्रति घंटा, या x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपके लिए परीक्षा में जरूर पूछ सकता है, इसलिए अच्छे से इसको समझिएगा मेरे दोस्तों। नाव की चाल कितनी है भाई, x किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं धारा की चाल कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब जरा ध्यान दीजिए कि धारा इधर बह रही है, धारा इधर बह रही है मेरे दोस्तों, और शांत जल में नाव की चाल तो इतनी दी गई है, और जब धारा बहती है तो उसकी चाल कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसमें एक नाव चल रही है, धारा इधर बह रही है और नाव भी उसी दिशा में चल रही है। अब जरा सोच के बताओ नाव क्या होगी, नाव भाई तेजी से बढ़ने लगेगी, जो जहां x चल रही थी वहीं क्या होगी, तेजी से बढ़ने। भाई अब धारा इधर बह रही है ना,
नाव भी इधर बह रहा है, नाव भी इसी दिशा में जा रहा है, धारा इधर बह रही है, नाव भी उसी दिशा में जा रहा है, नाव धारा के अनुकूल दिशा में जा रहा है, धारा के साथ साथ फ्लो हो रहा है, तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, ऐड हो जाएगी। दोनों की चाल क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी मेरे दोस्तों। अगर ये मेरे प्रतिकूल यानी नाव इस दिशा में जाती, ध्यान दीजिएगा, धारा इस दिशा में बह रही है और नाव इस दिशा में जाती यानी कि प्रतिकूल दिशा में जाती, नाव की चाल कम हो जाती मेरे दोस्तों, नाव की चाल क्या हो जाती, कम हो जाती। इसलिए क्योंकि ऐसा तो है नहीं, इसने कहा है कि धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, धारा की अनुकूल दिशा में नाव की चाल होगी। इसका मतलब नाव इस दिशा में नहीं जा रही है, नाव जो है वो धारा की ही दिशा में बह रही है, तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। नाव जो है और तेजी से चलने लगेगी, यानी कि राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, x + y किलोमीटर प्रति हावर, x + y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी मेरे दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, x + y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी नाव की चाल मेरे दोस्तों। अगर वो विपरीत दिशा में जाती, धारा इधर बह रही है, नाव इधर आती, यानी कि धारा की दिशा के प्रतिकूल अगर तैरती तो उसकी चाल x - y हो जाती मेरे दोस्तों, कम हो जाती। बट यहाँ पे अनुकूल है, इसलिए क्या हो जाएगी, दोनों की चाल ऐड हो जाएगी। आई होप समझ में आएगा मेरे दोस्तों। ये देखते हैं, हमारा 8वां प्रश्न है, a² p² x² - 2² = 0 के मूल होंगे। क्वेश्चन ने क्या कहा मेरे दोस्तों, a² p² x² - 2² = 0 के मूल होंगे। ऑप्शन है आपके a² p² q² AP/Q, Q²/AQ या +-Q/AP। ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, मूल क्या होता है, मूल क्या होता है मेरे दोस्तों, कि जो वेरिएबल आपका है ना इस इक्वेशन में, उसकी ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ये पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, अर्थात x की वैल्यू यहाँ पे पुट करने से वो पूरा क्या कर देगा, 0 के बराबर कर देगा। x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए इनको सॉल्व करने पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0 आ जाएगी मेरे दोस्तों। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन सही होगा, ये आपको बताना है मेरे दोस्तों। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर सकते हो। a² p² x² रहने दीजिए, ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस का q², ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएंगे डिवाइड में हो जाएंगे, q²/a² p²। ओके, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्तों। ये स्क्वायर उधर जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी कि रूट q²/a² p² मेरे दोस्तों। रूट में q/AP का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं, भाई दोनों पे स्क्वायर है ना, तो q²/a² p² है, दोनों पे स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दीजिएगा। स्क्वायर से रूट कटेगा, यानी कि जब कोई वैल्यू रूट से बाहर निकलेगी मेरे दोस्तों तो प्लस माइनस निकलती है, यानी कि राइट आंसर +-Q/AP हो जाएगा मेरे दोस्तों। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, +-Q/AP, यानी कि इस समीकरण के जो आपके मूल होंगे ना मेरे दोस्तों, वो +-Q/AP होंगे। आई होप समझ में आया होगा, कर लीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारा 9वां प्रश्न है, a का धनात्मक मान क्या है, a का धनात्मक मान क्या है जिसके लिए समीकरण x² - 8x + a = 0 के मूल समान है। आपके ऑप्शन है मेरे दोस्तों 10, 15, 16 एंड 8। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा एक ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि a के किस धनात्मक मान के लिए इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, जो मूल होंगे मेरे दोस्तों, वो इक्वल होंगे, समान होंगे। समीकरण क्या है मेरे दोस्तों, x² - 8x + a = 0। a की किस वैल्यू के लिए इसके जो रूट्स हैं, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं मेरे दोस्तों, वो बराबर होंगे। ध्यान दीजिएगा, किसी भी समीकरण के, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, किसी भी द्विघात समीकरण के जो मूल की प्रकृति है मेरे दोस्तों, वो उसके कर पर डिपेंड करती है, वो उसके डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करती है मेरे दोस्तों। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d = b² - 4ac, d = b² - 4ac। ये आपका क्या है, किसी भी द्विघात समीकरण का व्युत्क्रम कहलाता है। d = b² - 4ac। किसी भी द्विघात समीकरण के मूल की जो प्रकृति होती है मेरे दोस्तों, कि वो वास्तविक होंगे, समान होंगे, असमान होंगे या काल्पनिक होंगे, किस पे डिपेंड करता है जी, इसी व्युत्क्रम पर ही डिपेंड करता है वो।
ध्यान दीजिएगा, अगर d का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर आ जाए मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगर विविक्त कर का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर आ जाए तो जो मूल होते हैं ना मेरे दोस्तों, उस द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं ना वो वास्तविक होते हैं। क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं, रियल होते हैं, परिमेय होते हैं मेरे दोस्तों। अगर d का मान बड़ा आ गया 0 से तो मूल तो वास्तविक होंगे ही, साथ साथ में वो अनइक्वल होंगे, बराबर नहीं होंगे मेरे दोस्तों। अगर d का मान 0 के बराबर आ जाए, विविक्त कर 0 के बराबर आ जाए मेरे दोस्तों, तो जो मूल होंगे ना वो समान होंगे, वास्तविक तो होंगे ही, वो समान होंगे, बराबर होंगे मेरे दोस्तों। बट लास्ट कंडीशन, अगर d का मान लो 0 से छोटा आ गया, d का मान 0 से छोटा आ गया तो तब क्या होगा? तब जो मूल होंगे ना मेरे दोस्तों वो काल्पनिक होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे मेरे दोस्तों, अपरिमेय संख्याएं होंगी। मूल रूट्स जो होंगे मेरे दोस्तों, जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। इस क्वेश्चन में क्या कहा है मेरे दोस्तों? इस क्वेश्चन में कहा है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका x² - 8x + a = 0 दिया है ना, इसके जो रूट्स हैं वो समान है, यानी कि विविक्त कर क्या है? 0 के बराबर है, वास्तविक तो है ही, साथ में क्या है? बराबर है, यानी कि विविक्त कर 0 के बराबर है तो a की किस वैल्यू के लिए? a का मान होगा, a की कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए मूल्य क्या है? समान है मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि b² - 4ac को 0 के बराबर कर देंगे क्योंकि रूट्स क्या है? समान की बात कर रहा है मेरे दोस्तों। v की वैल्यू कितनी है? -8 है तो -8 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू कितनी मेरे दोस्तों? 1 है, c की वैल्यू कितनी है? a है, = 0। ध्यान दीजिएगा, किसी भी द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है मेरे दोस्तों ax² + bx + c = 0 होता है। इससे आप तुलना कर लीजिएगा, इससे आप कंपेरिजन कर लीजिएगा, a की वैल्यू 1 मिल जाएगी आपको, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू a मिल जाएगी मेरे दोस्तों। आइए सॉल्व कर लेते हैं। -8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा मेरे दोस्तों, 4 × 4a यानी कि -4a हो गया, -4a = 0 हो जाएगा। 64 ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, 64 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 4a, 4 × 4, 16, 4 × 64, a = 16 मेरे दोस्तों। a की किस वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 8x + a = 0, जो रूट्स होंगे क्या होंगे? समान होंगे, किसकी वैल्यू के लिए मेरे दोस्तों? 16 के लिए। राइट ऑप्शन नंबर सी 16 हो जाएगा मेरे दोस्तों, राइट ऑप्शन नंबर सी 16, यानी कि a = 16 के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपका दिया है उसके रूट्स समान होंगे मेरे दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, और 10वां प्रश्न मेरे दोस्तों, समीकरण 3√3x² + 10x + √3 = 0 का विवेचक है। ध्यान दीजिएगा, समीकरण 3√3x² + 10x + √3 = 0 का विवेचक है। आपके ऑप्शन है 74, 72, 62 और 64। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है। आप तुक्का नहीं मारोगे, इसको अच्छे से समझ करके हल करके तब आप ऑप्शंस को टिक करोगे मेरे दोस्तों। विवेचक दिया है, नया शब्द है आपके लिए, विवेचक, कंफ्यूज नहीं होंगे। जो ऊपर हमने विविक्त कर पढ़ा है ना, वही विवेचक होता है। विविक्त कर को ही विवेचक कहते हैं मेरे दोस्तों, डिस्क्रिमिनेंट को ही विवेचक कहते हैं। इक्वेशन क्या है? 3√3x² + 10x + √3 = 0। ये आपका इक्वेशन दिया है मेरे दोस्तों, इसके विवेचक के बारे में पूछ रहा है, विविक्त कर के बारे में पूछ रहा है मेरे दोस्तों, तो क्या दिक्कत है? निकाल लीजिए। विविक्त कर यानी कि b² - 4ac, यही आपका विवेचक, यही आपका विविक्त कर होता है मेरे दोस्तों। कर लेंगे, d = v की वैल्यू 10² हो जाएगा। भाई v की वैल्यू 10 है ना, कंपैरिजन कर लीजिएगा, x² + bx + c = 0 से b की वैल्यू कितनी हो गई? 10, तो 10² हो गया। -4, a की वैल्यू 3√3 है मेरे दोस्तों, c की वैल्यू √3 है, a की वैल्यू 3√3 है और c की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों? √3 है। सॉल्व कर लेंगे इसको, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 4 × 3 = 12 हो गया, √3 का √3 में करेंगे मेरे दोस्तों 3 हो जाएगा, यानी कि d = 100 माइनस 12 3 जा कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 36, 12 3 जा 36, घटा लीजिए 64, घटाएंगे कितना आएगा मेरे दोस्तों? 64 आएगा। राइट ऑप्शन नंबर डी 64, राइट ऑप्शन नंबर डी 64, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3√3x² + 10x + √3 = 0 का विवेचक, यानी कि विविक्त कर कितना होगा मेरे दोस्तों? 64 होगा। आइए समझ में आया होगा, कर लीजिए।
चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारा 11वां प्रश्न है, यदि त्रिभुज पी क्यू आर में आर समकोण है तो साइन पी प्लस क्यू का मान है। आपके ऑप्शन है मेरे दोस्तों 0, 1, -1, 1/3। इन चार ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है। कोई समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर और समकोण किस पर है, आर पर समकोण है। कोण आर जो है मेरे दोस्तों वो समकोण है, वो 90 डिग्री का है। आपसे पूछा है कि साइन पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या होगी। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, आप जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है मेरे दोस्तों, याद रख लीजिएगा 180 होता है। आर पर क्या है, समकोण है मेरे दोस्तों। ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में 180 माइनस 90 कर लेंगे, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री कर लेंगे मेरे दोस्तों। तो P प्लस Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। भाई 180 में से 90 जाएगा तो 90 ही बचेगा, यानी कि P प्लस Q कितना हो गया, 90 हो गया। आपसे क्या पूछा है मेरे दोस्तों, साइन P प्लस Q की वैल्यू, यानी कि साइन 90 की वैल्यू। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है मेरे दोस्तों। तो राइट ऑप्शन नंबर बी 1, राइट ऑप्शन नंबर बी 1 हो जाएगा मेरे दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारा 12वां प्रश्न है, यदि त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ समरूप हो, यदि त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ क्या हो, समरूप हो, BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, EF इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ त्रिभुज ABC इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो एरिया ऑफ त्रिभुज DEF होगा। आपके ऑप्शन है मेरे दोस्तों 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 95 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे दोस्तों क्वेश्चन ने क्या कहा है कि दो त्रिभुज दिए गए हैं ABC और DEF, ये दोनों क्या है, समरूप है। त्रिभुज ABC की भुजा BC कितनी है, 3 सेंटीमीटर। त्रिभुज DEF की भुजा EF कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तथा त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है मेरे दोस्तों वो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो DEF का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे दोस्तों। इन चार ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन सही होगा, ये आपको बताना है मेरे दोस्तों। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले मेरे दोस्तों मैं आपको एक थ्योरम बताना चाहूंगा। आपको ये थ्योरम याद होगा, आई होप आपको थ्योरम याद होगा मेरे दोस्तों। थ्योरम क्या है कि किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उन त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है मेरे दोस्तों। किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उन त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है मेरे दोस्तों। यानी यहाँ पे कौन से दो त्रिभुज समरूप है, ABC और DEF समरूप है मेरे दोस्तों। तो इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, इनका जो अनुपात होगा, इनकी संगत भुजाएं जो है BC अपॉन EF, इनके वर्ग के, इनके अनुपात के वर्ग के बराबर होगा मेरे दोस्तों। कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज DEF इज इक्वल टू BC अपॉन EF का होल स्क्वायर मेरे दोस्तों। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आराम से त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये क्षेत्रफल कितना दिया गया मेरे दोस्तों, ABC का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ त्रिभुज DEF ये आपसे पूछा है, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना होगा ये आपसे पूछा है मेरे दोस्तों। BC कितना है, 3 सेंटीमीटर, EF कितना है, 4 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, 3/4 का होल स्क्वायर मेरे दोस्तों। ये आगे बढ़ लेते हैं, ये हो गया 54 अपॉन नीचे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ऊपर 3 का स्क्वायर 9 हो गया मेरे दोस्तों, और नीचे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं मेरे दोस्तों। ये डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि 54 इंटू 16 इज इक्वल टू 9 इंटू एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। ओके, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, 54 इंटू 16 अपॉन 9 इज इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज DEF हो गया, इज इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज DEF हो गया मेरे दोस्तों। 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, 6 का 16 में करेंगे तो 16 6 जा कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 96, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज DEF कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि राइट ऑप्शन नंबर सी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार थ्योरम को फिर रिवाइज करेंगे मेरे दोस्तों कि किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उन त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है मेरे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्तों। आइए समझ में आया होगा, कर लीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारा 13वां प्रश्न है, tan 49 डिग्री अपॉन cot 41 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट।
आपके राइट ऑप्शन 3, 2, 1 एंड 6। इन चार ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है। क्वेश्चन ने क्या कहा है मेरे दोस्तों कि tan 49 डिग्री अपॉन cot 41 डिग्री। ऐसे प्रश्न मेरे दोस्तों बहुत ही इजी होते हैं, हमेशा इनका आंसर क्या आता है, 1 आता है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, 1 होगा। कैसे होता है समझ लीजिए मेरे दोस्तों, ये देखिए अगर ये जो कोण दिए होते हैं आप जानते हो ना, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कॉस tan cot sec और कॉसेक होते हैं मेरे दोस्तों। अगर उनके लिए कोण की बात करें, अगर दिया गया कोण मान लो ये कितना हो, ये दोनों कोटि पूरक हो, 90 डिग्री बना रहे हो, अगर ये दोनों कोण क्या हो मेरे दोस्तों 90 डिग्री बना रहे हो, इन दोनों कोण का सम क्या हो 90 डिग्री हो मेरे दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, अगर साइन अपॉन कॉस है तो वैल्यू 1 होगी, tan अपॉन कॉट है तो वैल्यू 1 होगी, सेक अपॉन कॉसेक है तो वैल्यू 1 होगी। हाँ याद रखिए, जो कोण है आपके दोनों डिनोमिनेटर मेरे दोस्तों, ये दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होने चाहिए, यानी कि दोनों का सम क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए मेरे दोस्तों। तो साइन जो है वो 90 के रिस्पेक्ट में कॉस में चेंज होता है, tan जो है 90 के रिस्पेक्ट में कॉट में चेंज होता है, और सेक 90 के रिस्पेक्ट में किस में चेंज होता है मेरे दोस्तों, कॉसेक में चेंज होता है। तो ये कैसे होगा, tan 49 डिग्री अपॉन cot 41 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 49 लिख सकते हैं ना भाई, 41 लाना है, 90 में से 49 घटाएंगे तो ही तो हमारा 41 होगा। तो ऊपर तो बन गया tan 49 अपॉन, नीचे क्या बनेगा cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा होता है मेरे दोस्तों, नीचे भी tan 49, वैल्यू कितनी 1 हो जाएगी। याद रख लीजिए tan अपॉन cot था, उसके दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे, इसलिए वैल्यू 1 आ गई। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होते मेरे दोस्तों तो वैल्यू 1 नहीं आती, हमेशा याद रखिएगा। तो ऐसे ही अगर साइन कॉस के पदों में दिया हो, अगर उसके दोनों एंगल डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाले अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो, डिनोमिनेटर में साइन डिनोमिनेटर में कॉस हो, या ऊपर कॉस हो नीचे साइन हो, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। ऊपर सेक हो नीचे कॉस सेक हो, जो एंगल्स है वो क्या हो मेरे दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो, तो भी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। डिपेंड करता है क्वेश्चन दिया क्या है, अगर साइन कॉस है वैल्यू 1 आएगी, tan कॉट है वैल्यू 1 आएगी, सेक कॉसेक है वैल्यू 1 आएगी, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो, अगर ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर नोमिनेटर में क्या हो, उनका सम कितना हो 90 डिग्री हो मेरे दोस्तों। आइए समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी बंटन की माध्यिका है, निम्नलिखित में से किसी बंटन की माध्यिका है, आपके ऑप्शन है मेरे दोस्तों, बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य बटे 3, बहुलक माइनस 2 गुणे माध्य बटे 3, बहुलक प्लस माध्य बटे 2, या इनमें से कोई नहीं मेरे दोस्तों। आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि किसी बंटन के लिए माध्यिका इनमें से कौन सी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, आप अच्छे समझ लीजिए, मोड बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों, मोड बराबर क्या होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, अर्थात बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य होता है मेरे दोस्तों। आपको माध्यिका निकालनी है, ये माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो मोड प्लस 2 इंटू मीन इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन। क्या हो गया मेरे दोस्तों, मोड प्लस 2 इंटू मीन इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, यानी कि मोड प्लस 2 इंटू मीन अपॉन 3 इज इक्वल टू मीडियन, अर्थात माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य बटे 3, बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य बटे 3, मोड बहुलक, मीडियन माध्यिका और मीन माध्य होता है मेरे दोस्तों। तो माध्यिका बराबर क्या मिल गया, बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य बटे 3। ध्यान दीजिएगा, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य होता है, या फिर माध्य होता है मेरे दोस्तों। जब आप माध्यिका निकालते हो मेरे दोस्तों, तो माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 गुणे समांतर माध्य या माध्य बटे 3 आएगा। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 गुणे समांतर माध्य या माध्य बटे 3, बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य बटे 3 हो जाएगा मेरे दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा, कर लीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारा 15वां प्रश्न है, एक स्तंभ की छाया की लंबाई
स्तंभ की लंबाई की अंडर रूट 3 गुनी है सूर्य का उन्नयन कोण होगा। क्वेश्चन ने क्या कहा मेरे दोस्तों कि एक स्तंभ है जिसकी छाया की लंबाई इस स्तंभ की लंबाई की अंडर रूट 3 गुनी है, तो उस समय जो सूर्य का उन्नयन कोण होगा ना मेरे दोस्तों वो कितना होगा। आपके ऑप्शन है 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 75 डिग्री। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे दोस्तों, इसलिए अच्छे से इसको समझिएगा। मान लीजिए ये ए बी आपका कोई स्तंभ है, मान लीजिए ए बी कोई स्तंभ है मेरे दोस्तों, इसकी ऊंचाई कितनी है, यच मीटर है। ऊंचाई कितनी है मेरे दोस्तों, यच मीटर है। अब इसकी छाया मान लीजिए यहां बन रही है, इतनी दूर बन रही है मेरे दोस्तों, तो ये एसी है। मान लीजिए क्या है, एसी है। तो ये आपका जो बन रहा है ना, ये इसकी छाया की लंबाई कितनी गुनी बन रही है, ये छाया की लंबाई कितनी गुनी बन रही है मेरे दोस्तों, उस स्तंभ की लंबाई की कितनी गुनी, उस स्तंभ की लंबाई की अंडर रूट 3 गुनी, उस स्तंभ की लंबाई की अंडर रूट 3 गुनी। ए बी हमारा स्तंभ है, एसी उसकी छाया है जिसकी लंबाई इसकी स्तंभ की लंबाई की अंडर रूट 3 गुनी है मेरे दोस्तों। हमने ऊंचाई एच मान लिया, स्तंभ की लंबाई हमने एच मान लिया, तो छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों, अंडर रूट 3h हो जाएगी। तो आपसे पूछा है कि उस समय जो सूर्य का उन्नयन कोण होगा ना ये कितना होगा, ये कितना होगा मेरे दोस्तों। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही आराम से आप लगा सकते हो। इस कोण के लिए लंब है, ये आधार है, इस कोण के लिए लंब और ये आधार है। लंब और आधार किसमें होता है मेरे दोस्तों, tan थीटा में। तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, यानी कि ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू ए बी कितना है मेरे दोस्तों, एच है, ए सी कितना है मेरे दोस्तों, अंडर रूट 3h है। एच से एच क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा मेरे दोस्तों। tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 हो गया। ये कितने की वैल्यू है tan में, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, ये कितने की वैल्यू मेरे दोस्तों, tan 30 की वैल्यू है। कोणों की तुलना करोगे मेरे दोस्तों, उन्नयन कोण कितना आ जाएगा, 30 अंश आ जाएगा। उन्नयन कोण कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 30 डिग्री, यानी कि राइट ऑप्शन नंबर 2 30 डिग्री। आई होप समझ में आएगा मेरे दोस्तों, कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो मेरे दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि वे बच्चे जो इस बार बोर्ड की परीक्षा में अपीयर करने वाले हैं वो भी इस वीडियो को लाभ ले सके और अपनी अच्छी तैयारी कर सके मेरे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।